दोस्तों, अंततः जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए तमाम राजनीतिक संधियों और दुर्विसंधियों के ऊपर विजय पाने की ओर पहला कदम खासकर महाराष्ट्र के मामले में तो बढ़ा ही दिया है। सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को अब तक अपना टालते रहने वाला रवैया, टालम टोल वाला रवैया, उससे पीछे हटना पड़ा है और डेडलाइन फिक्स करनी पड़ गई है। जी हां, एकनाथ शिंदे की सरकार अब कितने दिनों तक रहेगी इस बारे में कुछ कह पाने की स्थिति भले ही ना हो, लेकिन सरकार एक सप्ताह रहेगी या एक सप्ताह से 2-4 दिन ज्यादा बचेगी, इस बात को लेकर आने वाले कुछ दिनों में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने 30 अक्टूबर की डेडलाइन तय कर दी और साफ साफ कह दिया कि आने वाले वक्त में 30 अक्टूबर तक यदि विधानसभा अध्यक्ष ने डेडलाइन नहीं बताई, सुप्रीम कोर्ट को टाइम फ्रेम नहीं बताया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर आकर खुद डेडलाइन तय कर देगा और जरूरत पड़ी तो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पर भी खुद फैसला करने की हद तक न्यायपालिका जा सकती है। और इसके बाद स्वाभाविक है कि अब तक विधानसभा अध्यक्ष की कृपा से चल रही महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार, जिसमें 2 स्टेपनी, एक भारतीय जनता पार्टी और एक अजीत पवार वाला गुट, 2 उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार और इनके बूते घिसट रही महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार और उनका साथ देने वाले 34 विधायकों का, 40 विधायकों के करीब, 34 से 40 के बीच जो उनके विधायक है, क्या होगा उनका, ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अब साफ कर दिया है कि 25 अक्टूबर तक सभी शिवसेना के टूटे हुए गुट के विधायकों, यानी अब जिसे चुनाव आयोग ने असली शिवसेना मान लिया है, उस शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को 25 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखना होगा। जो 34 पिटीशन उन्हें प्राप्त हुई थी, जिस पर अब तक 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के बाद से लगातार सरकार पीछे हटती हुई दिख रही थी, विधानसभा अध्यक्ष टालम टोल करते हुए दिख रहे थे। अब सबको कह दिया गया है, सभी बागी विधायकों को, जिन लोगों ने भी गुवाहाटी मॉडल और सूरत मॉडल के तहत 50 खोखे और एकदम ओके के कथित नैरेटिव के तहत महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का काम किया, चार्टर्ड प्लेन से गुवाहाटी जाने का काम किया, उन सभी विधायकों को राहुल नार्वेकर ने कह दिया है कि 25 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करें कि पार्टी छोड़ने के पहले क्या उन्होंने दल बदल कानून का पालन किया या नहीं किया और इस पूरे मामले पर उनका पक्ष क्या है। जी हां, और सभी विधायकों को कह दिया गया है कि सभी जो भी पिटीशन वहां पड़ी हुई थी उसको 6 अलग-अलग तरीके से उनकी क्लबिंग की गई है, यानी 34 पिटीशंस को 6 भागों में बांट दिया गया है। और 6 भागों में कौन कौन से भाग है, जरा ये मैं आपको बताता हूं। पहला अटेम्प्ट, इन 6 भागों में जो बांटा गया है सारे पिटीशन को क्लब करके 6 जो क्लबिंग की गई है, उसमें पहला ये है कि एमएलएज हु फेल्ड टू अटेंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ शिवसेना कॉल्ड बाय पार्टी प्रेसिडेंट, वो विधायक जो शिवसेना प्रेसिडेंट यानी उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उद्धव ठाकरे, उनके द्वारा बुलाई गई पहली बैठक में शामिल होने में असफल रहे थे। एक उनका पक्ष लिया जाएगा। दूसरा पक्ष जो सेकंड पिटीशन होगी वो ये होगा कि एमएलए जिन्होंने दूसरी मीटिंग में भी पार्टी अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने पर सीधे सीधे वहां उपस्थित होने में असफल रहे थे। असफल होना का मतलब आप समझते हैं, या तो गुवाहाटी गए थे, या गुवाहाटी के बाद गोवा गए थे, या फिर बगावत करने वाली टीम का हिस्सा थे। तीसरा पिटीशन यह है कि एमएलए हु फेल्ड टू अटेंड द एमएलए हु वोटेड अगेंस्ट द पार्टी व्हिप ड्यूरिंग फ्लोर टेस्ट। तीसरा पिटीशन यह है कि जिन्होंने, उन विधायकों का ग्रुप है जिन्होंने सीधे सीधे पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए, व्हिप यानी जिन्हें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उस वक्त जो व्हिप थे, पार्टी अध्यक्ष द्वारा अपॉइंट किए हुए व्हिप, उद्धव ठाकरे गुट का व्हिप उन्हें आप कह सकते हैं, उनके व्हिप का उल्लंघन करते हुए फ्लोर टेस्ट में उनके खिलाफ जाकर के वोट करने वाले थे। चौथा पिटीशन शिवसेना के उन विधायकों का है जिन्होंने सीधे सीधे शिंदे गुट के व्हिप भरत गोगावले के व्हिप का पालन किया। यानी शिवसेना में जब बगावत थी तो आप सबने देखा कि एक नया गुट एकनाथ शिंदे गुट बना और शिंदे गुट ने अपना व्हिप अपॉइंट कर दिया भरत गोगावले को, और उनके व्हिप का पालन करने वाले जो विधायक थे, चौथा पिटीशन उनका होगा। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बगावत के दिन व्हिप पार्टी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया गया जो उद्धव ठाकरे गुट का व्हिप है वही असली व्हिप होगा, और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि व्हिप फ्लोर लीडर तय नहीं करेगा, यानी सदन में नेता तय नहीं करेगा कि पार्टी का सचेतक विधानसभा या लोकसभा में कौन होगा। सचेतक का चयन पार्टी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। पार्टी की एक इकाई हो सकती है विधायक दल या संसदीय दल, वो पार्टी नहीं हो सकती। नेता चुन सकते हैं, विधायक अपने नेता चुन सकते हैं, व्हिप का सिलेक्शन पार्टी प्रेसिडेंट करेगा, यानी पार्टी का संगठन, पार्टी हाईकमान के द्वारा व्हिप जो नियुक्त होगा वो करेगा। तो यहां ये मामला 2 अलग अलग पिटीशन, एक जो उस वक्त के व्हिप थे उनके बुलाने पर उनके खिलाफ कौन गया, जो तीसरी पिटीशन है, और चौथी पिटीशन कि कौन एकनाथ शिंदे द्वारा नियुक्त व्हिप भरत गोगावले के साथ, उनके व्हिप के साथ, उनके द्वारा इशू किए गए व्हिप के साथ कौन गया, उसका अनुसरण करते हुए कौन गया। अब जरा 5वें पिटीशन की तरफ भी बढ़ते हैं। तो 5वां पिटीशन इंडिपेंडेंट एमएलए जो स्वतंत्र विधायक थे, जो निर्दलीय विधायक थे, उनका है। खैर उनका बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता है क्योंकि वो दलीय रूप से किसी के साथ संबद्ध हो सकते हैं। तो एक 5वां पिटीशन है। और छठा पिटीशन ये है कि जिन लोगों ने स्पीकर के खिलाफ वोटिंग की, जी हां, उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जिन लोगों ने वोटिंग की उनका है। उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ जिन लोगों ने वोटिंग की, और बाद के दौर में अध्यक्ष के चुनाव में जब राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष बने तो उनके खिलाफ किन लोगों ने वोटिंग की। स्वाभाविक है कि शिंदे गुट के लोगों ने उनके पक्ष में वोटिंग की होगी, और जो उद्धव ठाकरे गुट के लोग थे वो उनके विरोध में वोट करने गए। तो अब इस आधार पर, इन 6 पैरामीटर्स पर, इन 6 पिटीशन जो अलग अलग तरीके से क्लब किए गए, उस आधार पर विधानसभा अध्यक्ष 25 अक्टूबर के बाद कभी भी फैसला ले सकते हैं। स्वाभाविक है, जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह नहीं कह सकते कि हमने सभी पक्षों का की ओपिनियन ले ली है, उनके जो विचार थे हमारे तक 25 अक्टूबर तक मिल गए, अब उसके बाद हम विचार करने में 3 महीने लगाएंगे। ये कह नहीं सकते। जब सबके पक्ष उनके सामने होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें 30 अक्टूबर को बताना पड़ जाएगा कि उन्होंने क्या किया या आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं और कितने दिनों में क्या करने वाले हैं, सारी चीजें बतानी होगी। और वो उनके बताने से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो डेडलाइन 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, मैक्सिमम 3 हफ्ते, या जो भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चाहे, जो समय सीमा उन्हें उचित लगे, उस समय सीमा का निर्धारण वे कर सकते हैं। हालांकि उम्मीद है कि ज्यादा लंबी समय सीमा नहीं होगी, क्योंकि जब फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है और सभी पक्षों की राय उन्हें 25 अक्टूबर तक ही मिल जा रही है, तब तो ये 5 दिन ही भारी है कि 26, 27, 28, 29, 30 अक्टूबर के पहले के जो 4 दिन है वो 4 दिन ही भारी है कि उन 4 दिनों में आखिर स्पीकर ने क्या विचार किया, और विचार नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और क्या इन 6 पैरामीटर पर विचार करने के लिए 6 साल लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। ये सारे मामले
सुप्रीम कोर्ट में 30 तारीख को बताना होगा। और ज्यादा संभावना इस बात की दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट में छीछालेदार से बचने के लिए देश के बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक पद विधानसभा अध्यक्ष पद को राजनीति की संधियों और दुर्नी संधियों से, राजनीतिक दांव पेचों से बचाने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं 25 अक्टूबर के बाद अगले 4 दिनों में ही स्पीकर कोई ना कोई फैसला ले ले। क्योंकि ऐसा मामला नहीं है कि 40 विधायकों के करीब के विधायकों का पक्ष आपके पास आ जाए और पक्ष आने के बाद फैसला लेने के लिए आप उसके आगे टाइम फिर लेना शुरू कर दें। ये हो ही नहीं सकता। और इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हम सब ने देखा है कि ईडी चीफ संजय मिश्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 30 जुलाई तक हटाने को कहा। 30 जुलाई तक सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर गिराने लगी और सरकार ने कहा कि हमें तमाम कुछ इंटरनेशनल इशूज हैं जहां ये नेगोशिएट कर रहे हैं, FATF भी उसमें मेंबर है, तमाम तरह की चीजें हैं, लिहाजा इनको एक्सटेंशन की जरूरत है। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी एक डेडलाइन रख दी कि चलिए आपकी बात मान ली, 45 दिनों का एक्सटेंशन दे दिया, इसके आगे नहीं दे सकते। 15 तारीख, जी हां 15 सितंबर की 12 बजे रात्रि के बाद संजय मिश्रा ईडी चीफ नहीं रहेंगे। और जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि एक बार जब डेडलाइन फिक्स करने के बाद सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में अपील में पहुंच गई कि नहीं इनको और टाइम चाहिए, इनको रहने दिया जाए, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 45 दिन और 30 जुलाई से 45 दिन का मतलब 15 सितंबर की 12 बजे रात्रि तक। तो इस तरह की समय सीमा का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर करना पड़े और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की समय सीमा का निर्धारण करना पड़े, यह भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं सोच सकती। क्योंकि यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के खिलाफ कोई कड़ी टिप्पणी 30 अक्टूबर को आ गई तो इन 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी बहुत बची खुची चुनावी संभावना कहीं दिखाई दे रही है वो भी धूमिल हो सकती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता के बीच ये जताने की कोशिश कर सकती है कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान दिखाया और विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, देश के सबसे बड़े राज्य में अपनी सरकार कुर्बान कर दी, हम भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। इस तरह के नैरेटिव और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भाजपा के शीर्ष नेता कर सके, चुनाव प्रचार के दरमियान कर सके, इसके लिए इनका, जी हां, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इनका नाम है, इनका फैसला 30 अक्टूबर के पहले और 25 अक्टूबर के बाद क्या होता है, इस पर इन 4 दिनों में महाराष्ट्र की पूरी सरकार की सांस अटकी रहेगी। और महाराष्ट्र की सरकार की सांस का अटका रहना देश के सबसे ताकतवर, आर्थिक रूप से ताकतवर सूबे की सरकार की सांस अटके रहना न तो इस देश की सेहत के लिए अच्छा है, न अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अच्छा है, और न ही मौजूदा दौर में संवैधानिक परिस्थितियों को देखते हुए संविधान की मर्यादा और उन सबके बीच स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए अच्छा है। खैर, मौजूदा दौर में परंपरा और ये सारी बातें बेमानी हो जाती है। इसलिए भी बेमानी हो जाती है क्योंकि आप सबने देखा 2 मुख्यमंत्रियों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बर्खास्त किया, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, और दोनों को न्यायालय से बहाल करना पड़ा। 2 राज्य सरकारें बर्खास्त हो चुकी राज्य सरकारें न्यायालय के आदेश से बहाल हुई। तो इस देश में जब सरकार को न्यायालय से बार बार जिल्लत का सामना करना पड़ता है, बार बार खरी खोटी सुननी पड़ती है, सरकार के फैसलों को न्यायालय को पलटना पड़ता है, तो ये सरकार अब चुनावी साल में इस तरह से और ज्यादा जिल्लत झेलने के लिए जाएगी। थोड़ी संभावना इसकी कम दिखती है। लिहाजा 25 से 30 अक्टूबर के बीच में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर पूरे देश की नजर होगी और उस फैसले के ऊपर अटकी होगी एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों की सियासी किस्मत, और उस फैसले पर अटकी होगी उद्धव ठाकरे की मनोवैज्ञानिक जीत। राजनीतिक जीत की तो कोई संभावना चुनाव के पहले दिख नहीं रही, और राजनीतिक जीत की संभावना चुनाव में फिलहाल इतनी अधिक दिख रही है कि बीएमसी और म्युनिसिपल इलेक्शन कराने का जोखिम भी भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी वाली महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ले पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो सियासत, हिम्मत और मर्यादा इन दोनों के बीच जो महाराष्ट्र में फंसी हुई है उसमें सहानुभूति भले एक फैक्टर हो, लेकिन मामला जब संविधान का आता है तो वहां सहानुभूति नहीं, वहां परंपराएं, संवैधानिक मर्यादाएं और इन सब के बीच देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के प्रति सम्मान, वो सारी चीजें एक जगह जाकर क्लब होती है। तो विधानसभा अध्यक्ष के पद के प्रति जो सम्मान होता है उस सम्मान को बचाना सरकार के लिए भी सर्वोपरि होता है और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी सर्वोपरि होता है। देखते हैं किस हद तक सम्मान बचाने की कवायद होती है, किस हद तक नाक बचाने की कवायद होती है और किस हद तक सरकार बचाने की कवायद इन 4 दिनों में होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।